चलो बच्चों, लास्ट वीडियो जो है हमारा सेकंड वीडियो इसका वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हम लोगों का वीडियो है प्रोडक्शन फंक्शन। ये पूरे लॉज हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पर ध्यान रखना। तो इसको पहले ही बोलूंगा, प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, तो आप लोग आंसर दो। प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी बोलो। सर, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब क्या होता है, आपके रिसोर्सेस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्री। और आउटपुट मतलब क्या होता है, आपका फाइनल गुड्स एंड या फिनिश गुड्स, आप बोल सकते हैं फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ दिस। अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। ठीक है, एक वर्ड हम लोग देखेंगे। लिखा नहीं है बट देख लो, फिजिकल इनपुट की बात कर रहे हैं हम। फिजिकल इनपुट का मतलब होता है टेंजिबिलिटी, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल। दिखता है ना, ये सब चीजें दिखती हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट की। एल्जेब्रिकली देखो, आपने पढ़ लिया है बहुत सारे, जो देखो ना लिखा है ना इसमें, द आउटपुट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनपुट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज डिपेंडेंट? आउटपुट इज डिपेंड अपॉन इनपुट एंड इनपुट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हर इनपुट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उसकी अपनी खुद की खासियत भी है। समझ में आ रहा है? लेबर मशीन डिपेंडेंट तो है, साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी है, उनकी खुद की भी खासियत है, वो एक इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? मतलब कितना आउटपुट आप बना रहे हैं और गिवन कमोडिटी एंड ABCD आर डिफरेंट फैक्टर्स, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, ऑल दैट। कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, कुछ फिक्स फैक्टर्स होंगे। इसमें 3 अजम्पशन पे काम करना है हमको। देखो, जब हम इस लॉ पे या इस फंक्शन पर जाएंगे, इस थ्योरी पे जाएंगे, पहला क्या है कि जो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप है, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। व्हाट इज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम? इट्स लाइक 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, है ना। इन अदर वर्ड्स, ये जो हम आउटपुट पढ़ने वाले हैं अभी, ये जो मैं लॉ बताने वाला हूं, ये इट इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर टाइम। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड? सालों का लेखा जोखा नहीं है ये, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। क्योंकि अगर सालों का लेखा जोखा लेंगे तो फिर आप इमेजिन करो, हर वक्त की वैल्यू अलग आएगी, हर वक्त अलग तरीके का आउटपुट पैदा होगा, हर वक्त अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो एक टाइम की बात करें, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा असम्पशन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपको, कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, द स्टेट ऑफ आर्ट, वो सेम है। मतलब हम आज भी प्रोडक्शन कर, इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा, सेम टेक्नोलॉजी इज यूजिंग, सेम डूइंग ऑफ आर्ट इज यूजिंग। क्योंकि बोलता है इनोवेशन होगा तो इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा, फिर हो सकता है ये जो लॉ है ये इंप्लीमेंट ना हो। ओके, थर्ड असम्पशन क्या है? तुम जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे, वॉट एवर द इनपुट कॉम्बिनेशंस आर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर इनपुट, मतलब फैक्टर्स, द आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम देयर इज द मैक्सिमम लेवल। मतलब कभी तुम 1 लेबर ले रहे थे, 2 मशीन ले रहे थे, कभी 2 लेबर ले रहे थे, 1 मशीन ले रहे थे, जो भी तुम कॉम्बिनेशन ले रहे थे, द आउटपुट इंक्रीज्ड। कॉम्बिनेशन कोई भी, आउटपुट ऑलवेज इंक्रीज्ड मैक्सिमम लेवल। तीनों असम्पशन समझ में आ गए आपको? रिलेशनशिप क्लियर हो गई आपको? क्या बोला मैंने? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी with a given quantities of input under a given technical knowledge। सैमुअल्सन का डेफिनेशन है, मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ इनपुट प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। बराबर है कि नहीं बराबर है? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। 2 प्रकार के इनपुट होते हैं, एक होते हैं फिक्स इनपुट, एक होते हैं वेरिएबल इनपुट। तो आपको ध्यान रखना है। ओके जी, इसका एक आप बोल सकते हैं हमने इक्वेशन बनाया है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ किस पर डिपेंड है? लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल। लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, एग्री? सब यहां पर एग्री करते हैं, जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होगा। कैपिटल इज ए फिक्स फैक्टर। यहां हम बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स की। 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, पढ़ा चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एक होता है शॉर्ट रन मार्केट, एक होता है लॉन्ग रन मार्केट। शॉर्ट रन मार्केट में अपन ने क्या पढ़े थे कि लेबर ही चेंज होगा, बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? ये वो पीरियड है जहां पर सिर्फ एक इनपुट चेंज होगा, बाकी सब क्या रहेंगे? अनचेंज्ड। और यहाँ पर 3 रिटर्न मिलते हैं। किस किस को याद है? लेबर को बढ़ाने पर 3 रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि मशीन तो एक ही है। अगर लेबर पे हो सकता है पहले लेबर से इंक्रीजिंग रिटर्न मिले, दूसरे से डिमिनिशिंग मिले, तीसरे से नेगेटिव रिटर्न मिले। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? क्योंकि आप मशीन को तो बढ़ा नहीं सकते शॉर्ट टर्म में। फिर एक अपन ने पढ़े थे लॉन्ग रन, याद है कि नहीं याद है यार? भूलना नहीं है। लॉन्ग रन में क्या पढ़े थे?
लॉ, ये लॉ तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। लॉन्ग रन में अपन ने क्या पढ़े थे, दोनों फैक्टर्स वेरिएबल हैं, फिक्स भी चेंज होगा, वेरिएबल भी चेंज होगा। फर्क क्या होता है, इसकी क्वांटिटी में डिफरेंस होता है इसके मुकाबले। इसमें 3 रिटर्न मिलते थे अपने को, याद है क्या? दोनों के बढ़ने पर आपने लैंड को भी बढ़ाया, लेबर को भी बढ़ाया, तो आपको जो आउटपुट है हो सकता है इसके मुकाबले ज्यादा मिले, तो इंक्रीजिंग रिटर्न। एक जैसा मिले तो कांस्टेंट रिटर्न, याद है, जितना इनपुट उतना आउटपुट। और अगर कम मिले तो क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉन्ग रन में कभी नेगेटिव लॉसेस या नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलते हैं, एंड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। यहाँ पर हर फैक्टर वेरिएबल है। आप लॉन्ग रन में मशीन भी चेंज कर सकते हो, जमीन भी चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रिटर्न टू स्केल हम लोग इसमें पढ़े थे। कॉब एंड डॉगलस साहब, ये इसको आपको ध्यान देना है, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, इनकी कुछ स्टडीज हैं, इसमें हमको क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्होंने एक स्टडी की थी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इन्होंने कहा था भैया कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो कौन से इनपुट को ज्यादा लगेगा, कौन से इनपुट को आप ज्यादा यूज करेंगे। तो इन्होंने वहां जाके ऑब्जर्व किया कि जो आउटपुट है वो 2 चीजों से बनता है, एक है लेबर, एक है कैपिटल। ये तो हमको पता है। इन्होंने उस पर एक इक्वेशन बनाया, वो इक्वेशन क्या था देख लो गौर से। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज ए कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ले लिया उसने लेबर को और कैपिटल को। के मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, अपन देख लेंगे। पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीजें चेंज हो रही हैं, जो चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। Q इज द आउटपुट, R इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, C इज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, एंड K एंड A आर पॉजिटिव। समझ लो आउटपुट एक साथ एक जैसे बढ़ेंगे आउटपुट। उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉन हुआ, सिंपल सा लॉजिक है कि लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में वो ज्यादा है और मशीन का उसके मुकाबले कम है। ये उन्होंने वहां पर एक कंट्रीब्यूशन या एक बोल सकते हैं कंक्लूजन निकाला, ठीक है। इसलिए देखो कैपिटल के सामने क्या लिखा, 1 माइनस ए, जितना लेबर होगा उसके बाद जो बचेगा उसमें कैपिटल यूज होगा। सिंपल, 3/4 इज लेबर, 1/4 इज कैपिटल। ये लॉ मैंने आपको पढ़ाया था। व्हाट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब हम लेबर को बढ़ाते हैं, हर लेबर के बढ़ाने पर जो आपको रिटर्न मिलते हैं, 3 रिटर्न मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉ यूज होता है। दिवाली में आपकी दुकान है, आपके यहाँ 2 लेबर काम कर रहे हैं, 2 लेबर मिलकर आपको 100 रुपए कमा के दे रहे हैं। आपने तीसरे लेबर को लगाया, वो तीसरे लेबर ने क्या किया, आपको 200 रुपए कमा के दिया, मतलब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, बाकी 2 तो 100 दे ही रहे थे। आपने चौथा लेबर लगाया कि दिवाली पास आ रही है, तो कुल मिला के आपने 500 रुपए कमाए। चौथे लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 300 रुपए कंट्रीब्यूट किया। दिवाली खत्म हो गई, आपने 5वां लेबर लगा दिया, आपका कंट्रीब्यूशन 500 का 500 ही है। आप लॉजिक समझने की कोशिश करो। एग्जांपल ले लेते, 550 है, कितना कंट्रीब्यूट किया 5वें ने, आपको 50 रुपए, डिमिनिशिंग रिटर्न। 6वां लेबर आपने लगा दिया, जो गलती थी, आपको नहीं करना था, 550 का ही कंट्रीब्यूशन है, तो कितना हो गया, 0, यानी नेगेटिव रिटर्न आने लगेंगे। अब तो आपको लेबर को उस हद तक ही लगाना है जहां आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिले। डिक्रीजिंग चलेंगे बट नेगेटिव नहीं चलेंगे। और दूसरी बात, वहां हर लेबर क्या है, जल्दी बोलो, होमोजीनियस है, मतलब हर लेबर की स्किल सेम है, हर लेबर की एबिलिटी सेम है। अब 2 चीजें होती हैं, लेबर से आता है टोटल प्रोडक्शन, यानी लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, एवरेज प्रोडक्शन, पर लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है पर लेबर, टोटल लेबर का, और मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एडिशनल लेबर का। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अपन ने डायग्राम पढ़ लिए हैं। पहले लेबर ने 100 का प्रोडक्शन किया, तो एपी भी 100, एमपी भी 100, ठीक है। दूसरे लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, 110 का, देख रहे हो? तो दोनों लेबर का कितना हो गया, 210। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ लेबर, तो नंबर ऑफ लेबर, तो आंसर कितना आ गया, 105। ऐसे निकालते हैं ना एवरेज। और मार्जिनल कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, यही तो करते हैं, यानी टीपी माइनस टीपी एन माइनस 1, याद है? तो 210 में से 100 गया तो कितना बचा, 110। ऐसे तो निकालेंगे टोटल प्रोडक्शन, नए वाले टोटल प्रोडक्शन को पुराने वाले टोटल प्रोडक्शन से माइनस करेंगे, तभी तो क्या आएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। समझा सबको? अब आगे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपका एपी और एमपी इक्वल हो जाते हैं, क्लियर है? और ये इसका हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, नहीं सॉरी, ये एपी का हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, और एमपी का हाईएस्ट पॉइंट तो ऑलरेडी आ चुका है, देख रहे हो? तो ये 0 रिटर्न भी होता है, नेगेटिव रिटर्न भी होता है, और एपी का भी एवरेज नेवर भी 0, ओके।
अपन ने डायग्राम के थ्रू पढ़े थे, बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भूलना मत। टोटल एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल का मैंने अब भी आपको ऊपर बताया, बहुत इजी है, फॉर्मूले से ज्यादा इजी तो आप लोगों को निकालते आ जाएगा। 3 रिलेशन थे, बताने की जरूरत है नहीं। जब ये इससे अच्छा तो अपन यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा टेबल पे। हाँ, अजम्पशन पे आ जाओ। अजम्पशन क्या बोलता है, जल्दी बोलो। जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट है, मतलब जो लेबर आप यूज कर रहे हो वही रहेंगे, जो कैपिटल आप यूज कर रहे हो वही रहेंगे, कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं है, सब बराबर है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों फिर से बढ़ने लगेंगे, अगर फिर से बढ़ने लगेंगे इंप्रूवमेंट के बाद में, तो फिर लॉ कहां से इंप्लीमेंट होगा। इनपुट फिक्स्ड है, मतलब लैंड फिक्स्ड है ना, मशीन फिक्स्ड है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। और लॉ वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा जहां पर क्या लिखा है उसमें, the law does not apply to those cases where the factor must be used in fixed proportion। मतलब लेबर की भी क्वांटिटी सेम है, मशीन की भी क्वांटिटी सेम है, ऐसे कैसे लॉ इंप्लीमेंट होगा भाई। यहां पर तो मशीन सेम है, लेबर बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है। और वो रिटर्न टू स्केल में था, याद है। फिर ऐसे में तो कभी जीरो रिटर्न मिलेंगे ही नहीं, लेबर का कभी जीरो रिटर्न आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लेबर के साथ मशीन को भी बढ़ा रहे हो। लेबर का जीरो रिटर्न कब आता है, साला मशीन है बट आपको लेबर की जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा लेबर काम का नहीं है ना आपके। ये अजम्पशंस है। वो जो 3 पॉइंट है ना, वो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा मैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर भी मैं डायग्राम बना के बता ही देता हूं आपको। पहला क्या बोल रहा है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है ना पर लेबर के हिसाब से। पढ़ेंगे नहीं पढ़े यार, ये आपका होता है मार्जिनल लेबर, याद होगा आप लोगों को। और ये आपका एवरेज, देखो मार्जिनल की बढ़ने की स्पीड ज्यादा है, एवरेज कम कर लो। फिर एवरेज का ये हाईएस्ट पॉइंट है, देख रहे हो, इसको मार्जिनल कट करता है, याद है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर AP इज मोर देन MP, और यहाँ पर क्या था, MP इज मोर देन AP, और ये गिरते गिरते भी ज्यादा है, ये AP का हाईएस्ट पॉइंट है। इट कैन बी जीरो, इट नेवर बी जीरो। जब MP जीरो होता है तो TP अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, याद है। टोटल प्रोडक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो देखो लिखा ना, एवरेज प्रोडक्ट जब मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उसके इक्वल हो चुका है, दिख रहा है, ये देखो दोनों इक्वल आ गए। बट इक्वल आते आते भी उससे ज्यादा ही है ना MP, गिरते गिरते भी तो ज्यादा ही है भाई। और जब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे कम हो चुका है, जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया। ठीक है, यही तो था, और क्या था यार। फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं लेंगे हम लैंड एंड कैपिटल को, लैंड और कैपिटल को, लैंड कैपिटल लें या फिर मशीन और कैपिटल। फिक्स प्रोपोर्शन में होगा तो कभी भी, सॉरी, लेबर एंड कैपिटल, तो फिर कभी जीरो आएगा ही नहीं, डिमिनिश भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो हर लेबर के साथ में एक मशीन दे रहे हो उसको, तो फिर लॉ कहाँ से इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट देख रहे हैं, हम मनी के टर्म्स में कुछ नहीं देख रहे, मतलब वो तो एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं कितना इनपुट कितना आउटपुट बनाता है, एज सिंपल एज दैट। ये डायग्राम है, भूलने का नहीं है, मैंने ऊपर ही बना दिया है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, है ना। तो अपन डिमिनिशिंग रिटर्न तक जाते हैं, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न तक कुछ तो मिल रहा है ना अपने को। यहाँ पर आपका हो जाता है MP इज लेस देन AP, यहाँ आपका था MP इज ग्रेटर देन AP, और यहाँ पर था आपका AP का हाईएस्ट पॉइंट, भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलिए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट रिटर्न, ये यहाँ पर है, ये यहाँ से आया हाईएस्ट रिटर्न, मतलब TP भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और MP तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, देख रहे हो, यानी ये पॉइंट पर लेबर का हाईएस्ट रिटर्न, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये है, हाईएस्ट। मैं आपको टेबल में भी दिखा देता हूँ, आपको भूलोगे नहीं आप लोग। देखो सबसे ज्यादा कहाँ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 120, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। और उसका आपका AP भी देखो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है, 110 जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो 3 रिटर्न होते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है देख लो, फटाफट देख लो यार, अपन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न में होता क्या है, TP भी बढ़ता है, AP भी बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। सिर्फ होता क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन की बढ़ने की स्पीड AP के मुकाबले ज़्यादा होती है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, रीज़न क्या है उसमें, रीज़न मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि आपके फिक्स फैक्टर से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर है, तो फिक्स फैक्टर को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको फिक्स फैक्टर पे लेबर की ज़रूरत थी, तो उतना ही क्वांटिटी आ रहा है लेबर जितनी ज़रूरत है। यानी एक खेत में
आपको 4 लेबर की जरूरत है, तो पहले 1 था, तो अब 2 और 3 और 4 अच्छा ही कंट्रीब्यूट करेंगे ना, क्योंकि जरूरत है 4 लेबर की। और डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन। यहां लिख देंगे अपन, पहली स्टेज में क्या था, वेरिएबल फैक्टर इज मोर देन फिक्स फैक्टर, है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट स्पेशलाइजेशन। ओके, ये लिखा हुआ है अंदर, वही लिखा है, ये बड़े बड़े पैराग्राफ में कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो सब समझेगा। और हाँ, जो फिक्स फैक्टर है वो इंडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेबर डिविजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं ना। डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है यहाँ पर, जल्दी बताओ। टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे, वो तो अपन पढ़ चुके हैं। क्यों टोटल प्रोडक्शन क्यों डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रहा है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन किस पे बेस्ड होता है पूरी तरीके से, मार्जिनल प्रोडक्शन, वो तो कम हो रहा है, और एवरेज प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिर्फ फर्क क्या होता है सेकंड स्टेज में, कि एवरेज प्रोडक्शन कम तो हो रहा है बट वो मार्जिनल प्रोडक्शन से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, बार बार बनाना पड़ रहा है, ये देखो आपके सामने, है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर अब इक्वल होने लगे हैं, और आपको जितनी मशीन है उतने लेबर की जरूरत नहीं होती ना रे बाबा। मतलब एक मशीन पर आपको 4 लेबर की जरूरत है, तो 4 आ गए ना, 5वीं की जरूरत नहीं है। और आप कभी भी कोशिश करते कि कम मशीन पर ज़्यादा लेबर को यूज़ करें कि ज़्यादा क्वांटिटी निकलवाए उसकी, है ना। तो मैं यहाँ कुछ लिखा है, सफिशिएंट हो चुका है, सफिशिएंट, जिससे आप फिक्स फैक्टर को यूज़ कर सकते हो। इससे आगे बढ़ाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना। सफिशिएंट हो चुका है मतलब अब तो खर्चा बढ़ाएगा वो आपको, है ना। 4 मैन वर्क पुट टू 1 मशीन, ऑप्टिमम आ चुका है, इससे ज़्यादा मत जाना भाई, कि 5वां लगाओगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिमिनिश ही होगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये जितने लेबर है एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, समझता। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब सबकी क्वालिटी, सबकी स्किल सेम है, तो हर लेबर एक जैसे ही है, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा मान के चलना पड़ रहा है। और थर्ड क्या है, निगेटिव रिटर्न। इसमें क्या होता है, टीपी भी कम होता है, एपी भी कम होता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो तो क्या हो चुका है, 0 या निगेटिव हो चुका है, निगेटिव हो चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा हो चुके हैं फिक्स फैक्टर के मुकाबले। इतने लेबर की जरूरत ही नहीं है, आपने ज़बरदस्ती ऐड कर दिया। तो एक अच्छा प्रोड्यूसर कहाँ तक प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ स्टेज 1 तक नहीं रहेगा, स्टेज 2 में भी जाएगा। अभी स्टेज 2 में कुछ मिल तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना कुछ नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है, तो कुछ तो कमाएगा वो। तो ये दोनों उसके लिए क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है, ना 1 ना 3, 2 में रहेगा वो, ठीक है ना। इकोनॉमिक एब्सर्डिटी है ये, थोड़ा सा नॉनसेंस है कि पहले वाले स्टेज पे रह गया मतलब तेरे को आगे नहीं जाना है क्या, और रिटर्न्स नहीं चाहिए क्या, और थर्ड स्टेज पे तो जाएगा ही नहीं, बेवकूफ है। दोनों कम तो हो रहे थे सेकंड पे, बट मिल तो रहा था कुछ ना कुछ, बराबर है कि नहीं। रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर। आपके पास इतना समय है कि आप यहाँ पर फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर लोगे, वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर लोगे। हाँ, मगर दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होती है, वो नहीं होता। हाँ, मगर यहाँ पर हर फिक्स फैक्टर यानी हर मशीन क्या रहेगी, होमोजीनियस। यहाँ पर हर लेबर क्या रहेगा, होमोजीनियस। रिटर्न टू स्केल मतलब रिटर्न्स टू द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। द स्केल मींस आप जब अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में बढ़ा पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में बढ़ा पाएंगे, लॉन्ग टर्म में बढ़ा पाएंगे ना। यहाँ पर क्या होता है, क्या पढ़ने वाले अपन, यहाँ पर हर फैक्टर चेंज होगा, हर फैक्टर वेरिएबल हो या फिक्स। अब 3 रिलेशन आते हैं यहाँ पर। अगर इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज़्यादा तेजी से बढ़ा, मतलब आउटपुट इज मोर देन इनपुट, आपने 10% से इनपुट बढ़ाए, 20% से आउटपुट बढ़ा, जिसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। 10% से इनपुट बढ़ाए, 10% से ही प्रोडक्शन भी बढ़ा, तो कांस्टेंट रिटर्न। 10% से इनपुट बढ़ाए, 5% से आउटपुट बढ़ा, तो डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। ये एग्जैक्टली वही लिखा है, आप रिवीजन लेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा जो मैंने बोला, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये लॉन्ग रन है। देखो 3 है इसमें, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, उतने ही रेशियो से। फॉर्मूला क्या बनाया उन्होंने, देखो के मतलब कौन सी चीज, वैक्स कांस्टेंट है ना, कैपिटल भी कांस्टेंट, लेबर भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट।
जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, सेम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के लिए क्या यूज किया उन्होंने, के। आउटपुट भी सेम प्रपोर्शन में और इनपुट भी सेम प्रपोर्शन। लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपके इनपुट बेहतर प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट को, तो स्पेशलाइजेशन हो गया ना लैंड और मशीन का, मतलब लैंड और मशीन को आप बेहतर यूज हो रहे हो, बेहतर यूज कर रहे हो, बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हो। ओके। और यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है भाई, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि आपका जो इनपुट है अगर 10% से बढ़ रहा है तो आपके आउटपुट 5% से बढ़ रहा है, मतलब इनपुट के मुकाबले आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है। अब देखो इसमें बहुत अच्छी चीजें दी हुई हैं। ऐसा तब होता है, देखो रीजन लिखे ना, ऐसा तब होता है कि आपकी मैनेजमेंट डिफिकल्टी, मतलब आपका मैनेजमेंट जो है संभाल नहीं पा रहा बिजनेस को, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं होता है ना भाई, वरना तो आपको नया मैनेजमेंट लगेगा, और अपन तो अज्यूम करके चल रहे हैं सब कांस्टेंट रहता है, नए कोऑर्डिनेशन लगेंगे, नया पैसा लगेगा, नया बिजनेस लगेगा, नई अथॉरिटी लगेगी। अब देखो जो रिटर्न टू स्केल है वो पहले कौन से फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया जाता था, कॉबिन डॉगलस के द्वारा। देखो वो पहले अज्यूम करते थे कि रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट है, मतलब ना इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे ना डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। अब समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म में ना इंक्रीजिंग मिलेंगे ना डिमिनिशिंग मिलेंगे। हाँ जी, तो इक्वेशन क्या बोल रहा है, देखो क्या है, बहुत इजी इक्वेशन है। अगर a+1 मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न, 1 मतलब कांस्टेंट रिटर्न, a+1 अगर इक्वेशन में आ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न की बात कर रहा है वो, ठीक है। और ये बड़ा कांस्टेंट रिटर्न ही होता था ना बेसिकली, a+a 1 - a, तो आंसर आता था 1, तो कांस्टेंट रिटर्न ही हो गया, 1 मतलब कांस्टेंट। तो इन्होंने फिर दोबारा से इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश की, तो इन्होंने बनाया क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, फिर कॉन्स्टेंसी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब सुनो पूरी बात, कैपिटल मतलब मशीन्स, ये ए है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, देखो यहाँ लिखा मैंने, ए मतलब द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लेबर प्रोड्यूस्ड, और यहाँ बी मतलब द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मशीन प्रोड्यूस्ड। अब सुनो इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, और k = 1 ले लेते हैं यहाँ पर, ये क्वांटिटीज ऑफ ऑल लेबर एंड कैपिटल है ना, क्वांटिटीज ऑफ ऑल लेबर एंड कैपिटल। अब सुनो पूरी बात है ना, क्वांटिटीज ऑफ ऑल लेबर एंड कैपिटल। देखो इक्वेशन कैसा है, देखो a+b, a+b मतलब समझ रहे ना, जो आउटपुट लेबर बना रहा है और यहाँ जो कंट्रीब्यूशन मशीन कर रहा है, अगर मोर देन 1 है, 1 क्या था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो इंक्रीजिंग ही आएगा, 1 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज़्यादा है, सही है, कांस्टेंट रिटर्न था, लेबर भी उतना ही बना रहा, मशीन भी उतनी बना रही है, इनपुट के मुकाबले रिटर्न टू स्केल = 1, और यहाँ लेबर का कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया, मशीन की कम हो गया, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न। ये ऐसा इक्वेशन आता है, तो ये लिख लेना, ए और बी क्या है, आउटपुट प्रोड्यूस बाय लेबर एंड कैपिटल। ये समझा, a+1 1 - a, ये पुराना इक्वेशन है, इसमें आंसर 1 आता है। कांस्टेंट रिटर्न पे फोकस करते हैं, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब समझ रहा है, अगर इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी सेम तरीके से बढ़ रहा है, इनपुट कम हुआ आउटपुट भी सेम तरीके से कम होगा, और इक्वलिटी, तो आंसर तो फिर 1 ही आना है। बढ़ भी रहा है तो सेम, कम भी हो रहा है तो सेम, लिखा ना यहाँ पर सेम प्रपोर्शन में। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कैसा कैसा बड़े पन्ने हैं, आउटपुट की बढ़ने की स्पीड इनपुट के मुकाबले ज्यादा है, बढ़ बढ़े दोनों रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों इक्वल है, अपन तो बढ़ने वाले लेंगे ना रे। और यहाँ क्या हो रहा है, इनपुट बढ़ रहा है बट आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन बोलना नहीं है, इसका डायग्राम कैसा बनाया था मैंने आपको, रिटर्न टू स्केल का 1 2 3, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, इट नेवर बिकम 0। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, दोनों बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव स्लोप आएगा ना, कांस्टेंट रिटर्न दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना भाई। और ये नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, इनपुट तो बढ़ रहा है बट आउटपुट कम हो रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन में क्या आता है, नेगेटिव स्लोप। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इंडिफरेंस कर्व पढ़े हो, यहाँ पर वो काम आ जाएगा, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आउटपुट ज्यादा। दिस कैन बी नोन बाय, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट फंक्शन या आइसोकॉन्ट कर्व या आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉन्ट मतलब इक्वल क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, इनको को लिखा है इंडिफरेंस कर्व की तरह। वहां क्या था, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन, याद है वहां मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन था। आइसोकॉन्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वल प्रोडक्ट लाइन, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन है लेबर और मशीन के, बट आउटपुट सेम है, बट हम उस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे जहां हमें कॉस्ट सबसे कम लगे।
समझ में आ रहा ना यार, इजी तो है। एक मशीन 12 लेबर, आउटपुट अभी अपनी देखे नहीं है। दो मशीन, तो लेबर को यहाँ से हटाए या मशीन में लगाए, लेबर का सेक्रीफाइजेशन कितना हुआ 4। अपने को मान के चलना पड़ता है कि इतने ही लेबर है और इतनी मशीन, इससे ज़्यादा और शॉर्ट टर्म में हो रहा है सब, शॉर्ट टर्म में। फिर सेक्रीफाइस और की लेबर को मशीन के लिए। अब मशीन तो एक एक से ही बढ़ रही है बस, एक्सट्रीम कंडीशन से। तो ये सेक्रीफाइस किसका है? लेबर का। मैं अपने हिसाब से लेबर ले रहा हूँ एकदम समझाने के लिए आपको, आप कुछ भी ले सकते हैं, देखो ना। फैक्टर वाई ने क्या करते कि अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 12 क्वांटिटी के साथ एक था मशीन, फिर अपने आप को 4 से सब्स्टिट्यूट किया। तो ये ऐसे डायग्राम आता है कि नहीं आता है? ये तो कर्व है, कर्व। कौन सा कर्व है? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों आया है? और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों आया बोलो? क्योंकि जो MRTS था, मतलब जो सब्स्टिट्यूट करने की जो स्पीड थी वाई की, वो धीरे धीरे कम हो रही ना, फिर 4 से फिर 3 से, इसको बोलते हैं MRTS डिमिनिशिंग। इसलिए कर्व कौन सा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड नेवर बिकम जीरो। ओके, निगेटिवली स्लो होते हुए रीजन लिख दिया है इसने। धीरे धीरे सेक्रीफाइस करने की जो रेशियो है वो क्या होती है यार? कम। ओके, इंडिफरेंस कर्व को कैसे अपन डिनोट करते थे, याद है क्या आपको? IC। आइसोकॉन को कैसे करेंगे? IQ। तो उसमें वही लिखा है, आप कितना ही लेबर और मशीन लो, आपका आउटपुट हमेशा सिमिलर रहेगा। तो मैं आउटपुट का अगर एक्स्ट्रा बना दूं तो यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, 100। हमें वो कॉम्बिनेशन लेना जो हमारे कॉस्ट को कम करे, वो तो हम देखेंगे ना। आइसो कॉस्ट लाइन और इक्वल कॉस्ट लाइन इज ऑल्सो नोन एज बजट लाइन। ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था इंडिफरेंस कर्व में। यार वही है ना, आपके पास 1000 रुपये, अब मान लो आपके पास में लेबर 10 रुपए का एक है और मशीन 20 रुपए की है, तो 1000 रुपये अगर पूरे लेबर पे खर्चा कर दोगे तो 100 लेबर पूरे मशीन पे खर्चा कर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो 50 मशीन, तो आपको ना पूरे पैसे लेबर पे खर्चा करने हैं ना मशीन पे खर्चा करने हैं, आपको बीच का कॉम्बिनेशन लेना कुछ सेम। और ये जो लाइंस है, ये बजट जब बढ़ता है तब आता है। मान लो बजट 2000 रुपये का हो गया या बजट 3000 रुपये का हो गया, लॉजिक समझ रहे हो? अब आपका कर्व बनता है, तो कर्व कैसे बनता है? ऐसे आता है ना, आइसोकॉन्ट कर्व। अब ये जो नीचे वाली बजट लाइन है, ये तो अंडर बजट हो गया, मतलब अगर ये वाली लाइन पे खर्चा करेंगे तो साला ये तो अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। ये हुआ ये वाले पॉइंट पर कॉस्ट कम हो रहा है ना, यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और ये औकात के बाहर हो गया बजट अपने। ये पॉइंट पर भी कॉस्ट ज़्यादा है, ये पॉइंट पर भी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि प्रोड्यूसर के नज़र से सोचना है ना भाई, अपने को कंज्यूमर के नज़र से नहीं सोचना है ना। ये सबसे मिनिमम पॉइंट है उसका कॉस्ट का। हम तो चाहेंगे कि हमेशा जितने भी कर्व बने वो मिनिमम पॉइंट से होते हुए जाएं। देख रहे हो ऐसे। और हाँ, लेबर सब सेम, मशीन सब सेम, लेबर डिविजिबल है ना, मशीन डिविजिबल नहीं है वहां पर। क्या देखो बना दिया, सी को चूज करोगे आप, मिनिमम कॉस्ट। एक्चुअली कॉस्ट कर्व है ना, ऐसा बनता है। आया होता ये मिनिमम पॉइंट, ना ये चूज करेंगे ना ये चूज करेंगे ना ये ना। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई? अरे हाँ या ना नहीं बोलते यार तुम लोग, यार थोड़ा दिल तोड़ जाता है। ठीक है, ये खत्म हो गया, सब कंप्लीट करो, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करना है अपने को, पहले इसका रिवीजन करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो फटाफट खत्म करो, मैंने मुझे बता। ओके, टेक केयर, बाय।